अगर आप AIBE 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन एग्ज़ाम में सब कुछ नहीं आता। इस वीडियो में आपको पूरा AIBE सिलेबस एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप सीरियस हैं और AIBE क्लियर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली AIBE का ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्चुअल प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है और यहीं से आपका पूरा एग्ज़ाम तैयार होता है। अब एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। AIBE का सिलेबस दिखने में काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ सब्जेक्ट पर ज़्यादा वेटेज दिया गया है और उन्हीं से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इस सिलेबस में आपको मिलेंगे कोर लॉ सब्जेक्ट्स जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, IPC एंड BNS, मतलब कि ओल्ड और न्यू दोनों में से क्वेश्चंस है। CRPC में भी सेम है, CRPC प्लस BNSS, देन CPC, एविडेंस और BSA, और साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, फैमिली लॉ है, टॉर्ट और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे कि साइबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। इन सब से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो होता क्या है, स्टूडेंट यहाँ ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं, वो इस पूरे सिलेबस को एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। वो उन्हें लगता है कि हर सब्जेक्ट में से इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो सबको एक जैसे ही पढ़ते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट का वेटेज अलग अलग है और यही आपकी प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप बिना समझे पूरा सिलेबस पढ़ने बैठ गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और एंड में रिवीजन भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट अप्रोच यूज़ करें और सिलेबस को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड करें, तो वही सिलेबस इजी बन जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, हम इसे समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि इस सिलेबस को स्मार्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं कि टोटल 19 सब्जेक्ट दिखाए गए हैं। उसमें हर सब्जेक्ट के सामने लिखा गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे वगैरह वगैरह। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में से जैसे कि 10 क्वेश्चन, IPC BNS ये दोनों में से मिलकर 8 क्वेश्चन, CRPC एंड BNSS वो 10 क्वेश्चन, CPC 10, एविडेंस 8 क्वेश्चंस, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट में से 4 क्वेश्चन, फैमिली लॉ में से 8 क्वेश्चन, PIL में से 4, एडमिनिस्ट्रेटिव में से 3, प्रोफेशनल एथिक्स में से 4, कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल और साइबर में से दो क्वेश्चन आएंगे, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में से 4 क्वेश्चंस, टॉर्ट जो कि मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी इंक्लूड करता है, इनमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे, टैक्सेशन रिलेटेड लॉ है उसमें से 4 क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इन सबको मिलाकर 8 क्वेश्चन कुल आएंगे आपके सामने। फिर लैंड एक्विजिशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से दो क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से पूरे 100 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो देखते हैं इसको स्मार्ट तरीके से कैसे कवर कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट वेटेज ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कोर सब्जेक्ट, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट। इसमें मैंने IPC के साथ BNS, BNSS और एविडेंस के साथ BSA नहीं बोला, लेकिन ये समझ जाना। और ये सब्जेक्ट AIBE की बैकबोन है। हर साल इनसे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं और अगर ये स्ट्रांग है तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाता है। मतलब कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिसका वेटेज हाई है, इसको ठीक तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें कुछ रिपीटेटिव भी क्वेश्चन होते हैं जो हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे तब
वो रिपीटेटिव क्वेश्चन भी आपको देंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इजीली उतने मार्क्स कवर कर ही सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सब्जेक्ट। तो सेकेंडरी सब्जेक्ट में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली लॉ और टॉर्ट, जिसके डिटेल हमने आगे देखा, वो सब्जेक्ट आते हैं। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जो कोर सब्जेक्ट है उनसे कम आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनमें फोकस नहीं करना है, लेकिन ये सेकंड नंबर पे आते हैं। देन फाइनली माइनर सब्जेक्ट। तो माइनर सब्जेक्ट्स में साइबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जैसे कि हमने आगे देखा है, वो सारे सब्जेक्ट्स हैं। और इसका क्या है, वेटेज कम है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर इन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहीं से एक या दो इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर ये इजी क्वेश्चन आ गया और कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी देखा हुआ है और क्वेश्चन निकल गया इजी और आपका पढ़ा हुआ ही आ गया, तो फिर स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। इसीलिए इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। इससे थोड़ा जो बेसिक है, जो कि रिपीटिव तरीके से आते हैं या फिर इजी इजी प्रोविजंस है, ये रीड करना है। ओके, सो इग्नोर मत कीजिए, बस स्मार्ट तरीके से कवर कीजिए। अभी आपको लगेगा कि स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तब आप सम आप समझिए इसे, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आपकी प्रिपरेशन हाफ आसान हो जाएगी। तो व्हाट टू स्टडी, देन क्या क्या पढ़ना है आपको। तो बैर एक्ट के जो सेक्शंस होते हैं, ये अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर डेफिनेशंस में से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ऐसा हमने देखा है। तो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं वो पढ़नी है। फिर इम्पोर्टेंट प्रोविजंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, जैसे कि हमने आगे बोला कि कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इन सबको पढ़ना है। और अब देखें क्या छोड़ना है। तो फिर जो डीप थियोरी कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि सेक्शन देख लिया फिर चलेगा, उसका डिटेल्स नहीं पता, तो शायद वो इग्नोर कर सकते हैं। फिर लॉन्ग केस लॉ, जो काफ़ी लॉन्ग होता है, उनसे ज़्यादातर एमसीक्यूज नहीं आते, तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर अननेसेसरी नोट्स और ये सब है वो छोड़ सकते हैं। ओवर डिटेल रीडिंग, मतलब कि वो एमसीक्यूज है, वो रिपीटेटिव और वगैरह से आते हैं, और स्पेसिफिकली सेक्शंस, डेफिनेशन, ये सब पढ़ लिया, फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो सब याद नहीं रहेगा। इसलिए डिटेल स्टडी हम टेम्पररीली अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल यूज़ आना चाहिए, ना कि लंबी थियोरी। इसलिए एआईबी जो है वो जुडिशरी एग्ज़ाम नहीं है। इसलिए अगर आपने कॉन्सेप्ट को कैसे प्रैक्टिकल यूज़ करना है ये आ गया, तो फिर लंबी थियोरी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए स्मार्ट बने, कम पढ़िए लेकिन सही पढ़िए। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। अगर आप रैंडमली पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगा कि कोई भी सब्जेक्ट निकाला और पढ़ने बैठ गए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। इसीलिए एक क्लियर सीक्वेंस फॉलो कीजिए। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। स्टेप 1 कोर सब्जेक्ट से शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। मतलब कोर सब्जेक्ट में से ही कहे तो 60% पेपर आपका आता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो इसे इग्नोर करना मतलब सबसे बड़ा रिस्क लेना है। इसलिए आप कोर सब्जेक्ट से शुरू शुरू कीजिए। इसमें डेफिनेशंस वगैरह और जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, ये रिमेंबर करने का ट्राई कीजिए, और हम आपको इसके पीवाईक्यू भी करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सेकेंडरी सब्जेक्ट को भी कवर कर लीजिए, ताकि बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं है कि कोर सब्जेक्ट कर लिया फिर सेकेंडरी वगैरह तो रह ही गया है, ऐसा नहीं करना है। को सेकेंडरी सब्जेक्ट को भी एक बार ध्यान में लेना है। फिर माइनर सब्जेक्ट जो है उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। वो क्या है कि छोटे छोटे सब्जेक्ट है, इसलिए आप उसे फटाफट से और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसे ही जल्दी कवर कीजिए। इससे क्या है, आपको बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट। देन डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि हमने कहा कि पीवाईक्यू करवाएंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी करवाएंगे। तो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और फिर आप क्या कीजिए, जितना भी पढ़ते हैं उसे रेगुलरली रिवीजन कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के हम सब भूल जाते हैं। इसलिए
पढ़ाई के बाद रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यही सही ऑर्डर है। ऐसे ही आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि पूरा सिलेबस क्या है और इसे कैसे कवर करें। तो अगली बार हम कुछ ऐसा नया वीडियो लेके आएंगे जिससे आपको नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड होगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी PYQs या फिर MCQ का वीडियो बनाए तो प्लीज़ कमेंट बिलो। Please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching video.